हाय एवरीवन, मैं अश्विन। डेली वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का ये डे 41 है। मुझे उम्मीद है पिछली सारी क्लासेस आपने अटेंड करी होंगी और उनसे आपको बहुत सारा बेनिफिट भी मिल रहा होगा। हर एक सेशन को ढंग से अटेंड करते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूर नोट करें, समय समय पर उन्हें रिवाइज करते हुए चलें। फिर आप देखेंगे कि आप में एक बड़ा चेंज आ रहा है और आप अच्छी ग्रोथ कर पा रहे हैं। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम जिन सेगमेंट्स को पढ़ेंगे वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स। पहला सेगमेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। सामने स्क्रीन पे आपके एक पैराग्राफ है, इसे पढ़ना है, हमें आपको समझना है और इसके आधार पर इसी पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं आगे की स्क्रीन्स में, आगे की स्लाइड्स में, उन सेंटेंसेस का, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए पढ़ते हैं। Scientists have identified a soil fungus. साइंटिस्ट ने एक सॉइल फंगस को आइडेंटिफाई किया है। वो क्या करता होगा सॉइल फंगस? Which uses, फंगस सिंगुलर है इसलिए uses लिखा हुआ है, enzymes to rapidly break down. break down का मतलब होता है तोड़ना। वैसे तो ब्रेक डाउन के दो और अर्थ होते हैं, जिसका एक मतलब होता है फूट फूट कर रोना और एक और अर्थ होता है जिसका मतलब होता है तकनीकी खराबी। ब्रेक डाउन इन अ मशीन, या व्हेन समबडी ब्रेक्स डाउन तो रोना हो जाएगा। मशीन में ब्रेक डाउन है तो मशीन का खराब हो जाना है। यहाँ पर अपघटन से इसका रिलेशन, टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में टूटने से रिलेशन है। which uses enzymes to rapidly break down plastic material, जो कि एंजाइम्स का इस्तेमाल करती प्लास्टिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए। एन एडवांस दैट could help deal with एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हैंडल करना। डील विद एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है? हैंडल करना। वेस्ट प्रॉब्लम को हैंडल करना। दैट थ्रेटन्स आर एनवायरमेंट, वो वेस्ट प्रॉब्लम जो हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। Humans are producing even greater amounts of plastic, much of which end up as garbage. कहा जा रहा है कि इंसान जो है लगातार पहले की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक को पैदा कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा जो है वो गार्बेज के रूप में रहता है। पहले प्लास्टिक को लोग यूज़ करते हैं, बाद में जब उसे फेंक देते हैं तो वो एंड अप करता है गार्बेज के फॉर्म में। Since plastic does not break down in the same way as other organic materials, चूंकि प्लास्टिक जिस प्रकार से बाकी ऑर्गेनिक मटेरियल्स ब्रेक डाउन कर जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, प्लास्टिक नहीं करता। इट कैन परसिस्ट इन द एनवायरमेंट ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, जिसके चलते ये एनवायरमेंट में लंबे समय तक रह सकता है। यहाँ पर एक अच्छी वर्ब आई है, ये है परसिस्ट, बने रहना। और परसिस्ट के साथ प्रेपोजिशन कौन सा लगता है सर? इन लगता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इट कैन परसिस्ट इन द एनवायरमेंट ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। नाउ रिसर्चर्स from the Chinese Academy of Sciences have found an unexpected solution to the growing plastic problem in the form of soil fungus. फिर रिसर्चर्स जो कि चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक नया सा सोल्यूशन निकाला है इसी प्लास्टिक की बढ़ती हुई समस्या का, जो ग्रोइंग प्लास्टिक प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन निकाला है। और सोल्यूशन का नाम क्या है? सॉइल फंगस। अटेम्प्ट्स टू डील विद प्लास्टिक वेस्ट थ्रू बरिंग मतलब हो जाएगा दफन कर देना, जमीन में गाड़ देना। रिसाइकलिंग की फिर से इस्तेमाल किया जाए। इंसिनरेशन जला देना, इंसिनरेशन लिख लीजिएगा कहीं, इसका मतलब फायर का यूज करना। और अदर मेथड्स आर वेरी अनसस्टेनेबल, कॉस्टली एंड कैन रिजल्ट इन टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स। ये जो तरीके हैं ना प्लास्टिक को ब्रेक डाउन करने के, कौन से तरीके? कि आप उसे जमीन में गाड़ दें, रिसाइकिल करें या फिर आग से उसे जला दें। और भी जो मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स जो हैं, पहली बात अनसस्टेनेबल है, टिकाऊ नहीं। सस्टेनेबल मतलब जो चीज लंबी चलेगी, टिकाऊ है। अनसस्टेनेबल का मतलब है जो चीज टिकाऊ नहीं। कॉस्टली, बहुत सारा पैसा इसमें लगता है। और इससे टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। टॉक्सिक का मतलब जहरीले से होता है, बाई प्रोडक्ट जो छोटी छोटी चीजें बनती हैं उनको बोलते हैं विच आर। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन का प्रोडक्ट था अमृत।
और उसके बाई प्रोडक्ट्स में दुनिया भर की जो चीजें निकली थी, वज्र निकला था, एरावत हाथी निकला था, और भी तमाम चीजें, ये बाई प्रोडक्ट्स का पार्ट है, मेन प्रोडक्ट्स के अलावा। विच आर हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ मतलब इंसान के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। हजार्डस के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगा है? टू लगा है। याद रखिएगा कि जो कुछ भी आपके लिए नुकसानदायक हो, हानिकारक हो, उसके लिए आपको कौन सा प्रेपोजिशन लगाना होता है? टू। जैसे आप बोलते नहीं है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो क्यों लगाते हैं? क्योंकि इंजूरियस का मतलब हानिकारक से है ना, तो जो चीज हानिकारक है उसको प्रेपोजिशन टू देना चाहिए आपको। रिसर्चर्स आर्ग्यू दैट, रिसर्चर्स क्या कहते हैं? वेरी अर्जेंटली, that we urgently need to find new, safer and more effective ways to degrade plastic waste। जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो ये बोलते हैं कि हमें शीघ्र अतिशीघ्र एक नए तरीके को या नए तरीकों को ढूंढने की ज़रूरत है जो सेफर हों, ज़्यादा इफेक्टिव हों, जिससे आसानी से प्लास्टिक का जो वेस्ट है डिग्रेड हो जाए, मतलब अपघटित हो जाए, ये कहा गया है इसमें। इस पैराग्राफ के जो अच्छे वर्ड्स हैं, एक है डील विथ, दूसरा अच्छा वर्ड परसिस्ट जिसके साथ इन लगता है, तीसरा अच्छा वर्ड है इंसिनरेशन, एक बरी भी अच्छा वर्ड है जिसको नहीं मालूम, जमीन में गाड़ने को कहते हैं। एक हजार्डस जिसका मतलब हानिकारक, और उससे भी ज्यादा खास था उसके साथ आने वाला प्रेपोजिशन टॉक्सिक, जहरीला, ये सारी चीजें। डिग्रेड, टूट जाना। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करिए। आफ्टर रीडिंग द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड, इन्फर्ड मतलब समझा जा सकता है, आशय लगाया जा सकता है। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये आशय लगाया जा सकता है कि जो ट्रेडिशनल या फिर जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, यानी कि जो परंपरागत मेथड्स हैं प्लास्टिक को ब्रेक डाउन करने के, वो कैसे हैं, परंपरागत मेथड कैसे हैं। मैंने बताया अभी पीछे पैराग्राफ में लिखा है कि वो कॉस्टली भी है, और बड़ी बात है वो सस्टेनेबल नहीं है, टिकाऊ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत होगा, सस्टेनेबल नहीं पर सक्सेसफुल भी तो नहीं है। इससे प्लास्टिक का वेस्ट बहुत हद तक घटा है, ये भी गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। टू अ लार्ज एक्सटेंट का मतलब होता है काफी हद तक, बहुत हद तक। आर नॉट सस्टेनेबल एंड ऑल्टरनेटिव मेथड्स नीड टू बी अडॉप्टेड। ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं ये सस्टेनेबल नहीं है और दूसरे मेथड्स निकल के आने चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। सर कॉस्ट इफेक्टिव भले हो लेकिन बर्न करने से एनवायरमेंट फ्रेंडली तो नहीं हुआ वो। तो सब कुछ देखते हुए कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी लगाना चाहिए। ठीक, ऐसा भी नहीं कि प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज्यादा कम हो गया है, ऐसा भी नहीं कि सक्सेसफुल है, नहीं, सस्टेनेबल है और दूसरे मेथड्स को अडॉप्ट करने की भी जरूरत है। अच्छा नहीं, सस्टेनेबल नहीं है, माफ करिए, इसलिए दूसरे मेथड्स को पकड़ने की जरूरत है। नंबर 2, द न्यू मेथड दैट इज सपोज्ड टू बी अडॉप्टेड फॉर डिग्रेडिंग प्लास्टिक वेस्ट। नया मेथड कौन सा निकल गया जिससे अपघटन होगा? उसको सॉइल फंगस कहते हैं ना, सॉइल फंगस मेथड के थ्रू, सॉइल फंगस के फॉर्म में जाकर के। तो नंबर 2 इसका आंसर है, नंबर 2 इसका आंसर है। Why does plastic remain in the environment for a longer period of time? क्यों प्लास्टिक एक पर्यावरण में लंबे समय तक क्यों रहती? क्योंकि आसानी से अपघटित नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, because plastic does not break down easily and takes years to get degraded। आसानी से वो टूटती नहीं है और सालों लग जाते हैं उसे खत्म होने। अब देखिए नंबर 4, कन्वेंशनल मेथड्स टू डिकम्पोज प्लास्टिक। ये जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं इन्हीं का मतलब ट्रेडिशनल मेथड्स है। तो ये कैसे हैं? ये अच्छे नहीं है ना, और ना टिकाऊ हैं। पीछे पढ़ाया तो मैंने, पीछे तो मैंने आपको ये देखिए यहाँ बताया, देखिए तो क्या होना चाहिए सोचिए। इजी और हेल्पफुल नहीं है सर कन्वर्शन मेथड्स, ड्यूरेबल भी नहीं है,
बायोडिग्रेडेबल तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते, टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि इंसान के हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए फैटल होते हैं। फैटल मतलब हानिकारक। अभी पीछे आपने हजार्डस के साथ टू लगाया, देखिए फैटल के साथ भी टू लगाया। तो जितने भी शब्द हैं जिनका मतलब हानिकारक है, उन सब के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है वो क्या लगता है? टू लगता है। तो कन्वेंशनल मेथड जो है डिकम्पोज करने का प्लास्टिक का, उससे टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं। नंबर 5, the word effective in the last line of the passage can be successfully be replaced with, effective को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? किससे? सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से, एसेंशियल आवश्यक को कहेंगे, एफिशिएंट मतलब एक्सपीडिशियस कह दीजिए, पढ़ने दीजिए सर, कहाँ लिखा है इफेक्टिव? इसमें कहीं लिखा नहीं है इफेक्टिव, लास्ट लाइन में इफेक्टिव है, ये देखिए लिखा होगा। तो हमें और इफेक्टिव तरीके निकालने की जरूरत है, जो इफेक्टिव यानी कारगर, कारगर के लिए एक्सपीडिशियस वेज हो सकता है, एफिशिएंट भी हो सकता है। इसमें क्या ये बोला जा रहा है कि तेज करना है? नहीं, तेज नहीं करना है। एक्सपीडिशियस तब होगा जब किसी काम में तेजी लाई जाए, ये होगा सर, प्रभावी तरीके से एफिशिएंट होगा। एक्सपीडिशियस एफिशिएंट के साथ साथ फास्ट को बोलते हैं। किसी कार्य को 100% एफिशिएंसी से किया जाए और तेज किया जाए तो वह एक्सपीडिशियस हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ जो है प्रभावशाली तरीके से करना है, तो एफिशिएंट आंसर हो जाएगा। आपके सामने एक बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, क्लोज टेस्ट के फॉर्म में, ढंग से पढ़िएगा, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा आपको इस पैराग्राफ में। आइए शुरू करते हैं। लिखा है द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी NHRC, जो मानवाधिकार आयोग है, उसकी बात हो रही है। ऑन ट्यूसडे द किलिंग ऑफ सम CRPF personnel बाय माओविस्ट रेबल्स इन छत्तीसगढ़, रेबल बोलते हैं बागियों को। तो NHRC ने जो ये CRPF के कुछ अधिकारी जवान मार दिए गए माओवादियों के द्वारा, उसकी सराहना की होगी? ऐसा तो नहीं होगा, है? कम्युनिकेट क्या उसकी घोषणा करी होगी? सुप्रीम कोर्ट या NHRC को इसके लिए नहीं बनाया गया। कंडेम किया होगा, इसकी निंदा करी होगी सर, समझ रहे हैं ना? डाउन प्ले का मतलब है नीचा दिखाना। तो नीचा तो जैसे किसी व्यक्ति को दिखाया जा सकता है, तो नीचा दिखाया नहीं, निंदा करी, है ना, घोर निंदा करी। अ लॉस ऑफ लाइफ, फिर उसमें क्या बोला, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर लिखा है अ लॉस ऑफ लाइफ ऑफ एनी पर्सन इज अ लॉस ऑफ नेशन एंड अ मैटर ऑफ वॉलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, द राइट्स बॉडी ऑब्जर्व्ड। मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन का खोना ये देश के लिए एक लॉस है और खुले तौर पे मानवाधिकारों का उल्लंघन है, ये बोला गया। तो किसी भी व्यक्ति की जो लाइफ है ऑफ एनी इनोसेंट पर्सन, यही तो बोलेंगे, है ना? किसी भी ऐसे व्यक्ति की लाइफ का लॉस जो इनोसेंट है, वीक पर्सन नहीं। देखिए यहाँ पर ये मायने नहीं रखता है कि कोई कमजोर है या मजबूत है, मायने नहीं ये रखता है कि कोई व्यक्ति अच्छा है, सही है या गलत है, निर्दोष है या उसने अपराध किया है। तो किसी भी बेगुनाह की जान लेना, किसी भी निर्दोष की जान लेना ये गलत है। किसी भी बेगुनाह की जान लेना गलत है, निर्दोष की जान लेना गलत है। ये स्ट्रक्चर बनेगा जाकर के। अक्यूज ना बोलिए सर, लॉ अबाइडिंग का मतलब है जो कानून के नियमों का पालन करता हो, है ना? ये हो सकता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेहतर है सर, जब किसी की जान ली गई है तो उसके अगेंस्ट बोला जा रहा है तो वो इनोसेंट है, ये बोला जाएगा ना।
एडिंग दैट, और क्या साथ में इसके ऐड किया कि देयर वाज अ नीड। सर नीड के साथ ऑफ नहीं लगता, फॉर लगता है, ये याद करिए। जब भी कभी नीड अपने साथ प्रेपोजिशन लगाएगा तभी जब नीड एक नाउन हो। क्या कहा? नीड एक नाउन। जैसे मुझे पैसा चाहिए तो आई नीड मनी, यहाँ फॉर नहीं आया क्योंकि नीड एक वर्ब है, और आई हैव अ नीड फॉर मनी। अब यहाँ फॉर लगा क्योंकि नीड यहाँ पर नाउन है। ध्यान से देखिए, आर्टिकल ए भी लगा, आर्टिकल के बाद नाउन ही तो आता है, तो ये वाला नीड एक नाउन है तो फॉर लगा, ये वाला नीड एक वर्ब है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगा। यहाँ पर भी नीड एक नाउन है, इसीलिए क्या लगाना चाहिए? फॉर लगा देना चाहिए। देयर वाज नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन बाय ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है वो लोग जो हिस्सेदार लोग होते हैं, मतलब देश के सभी राजनीतिक दल, देश की आवाम, इन सबको स्टेक होल्डर्स कहते हैं। और ये बोला कि सभी सरकारों को इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है, सभी स्टेक होल्डर्स को विचार करने की आवश्यकता है ओवर द इशू ऑफ वॉलेंस इन द एरिया। कौन सा एरिया? यही कहीं पर लिखा होगा, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। तो कि सारे स्टेक होल्डर्स के लिए आवश्यक है कि वो आत्ममंथन करें। ये जो मामला है इस क्षेत्र विशेष में, हिंसा का जो मामला है, हाँ, ओवर द इशू ऑफ कैसा वॉलेंस? डोमेस्टिक वॉलेंस है। डोमेस्टिक वॉलेंस तो घरेलू हिंसा को बोलते हैं, ये महिला या पुरुष के ऊपर घर के लोगों के द्वारा किया जाता है, तो डोमेस्टिक वॉलेंस अलग चीज हो गई सर, डोमेस्टिक वॉलेंस अलग चीज हो गई। रैम्पेंट वॉलेंस हो सकता है। रस्टिक तो असभ्य को कहेंगे, फियर्स, फियर्स तेज को कहेंगे, धारदार को कहेंगे। फियर्स बेसिकली फियर्स अटैक होता है, फियर्स बाइट होती है। जैसे शेर ने हमला कर दिया किसी दूसरे जानवर पे, बहुत तेजी से हमला किया तो वो फियर्स अटैक, फियर्स बाइट। रैम्पेंट होगा, जो चीजें रैम्पेंट होती है समाज में भारी संख्या मात्रा में व्याप्त होती है, नुकसानदायक होती है। रैम्पेंट करप्शन का मतलब है कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार। रैम्पेंट करप्शन, करप्शन का क्या मतलब है सर? बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार, ये इसकी। तो रैम्पेंट होना चाहिए। जो रैम्पेंट वॉलेंस इस एरिया में लगातार जो हिंसा की घटनाएं आती ही रहती हैं उनको बोलेंगे रैम्पेंट वॉलेंस। फिर लिखा द पर्सोनल वर इन द डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर, ये जो पर्सोनल थे यानी सीआरपीएफ के लोग, ये उस जिले में थे, काहे थे? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अच्छा, कोई सड़क बन रही होगी, उस सड़क के निर्माण कार्य में वो सुरक्षा घेरे का काम कर रहे होंगे, वो प्रोटेक्शन का काम कर रहे होंगे जब उन पर हमला हुआ था। और क्या बोलेंगे? जब उन पर हमला हुआ था। व्हेन दे वर, वाइल ना लगेगा, जबकि उन पर हमला हुआ था, नहीं। ये लिखा है कि जो ये पर्सोनल थे, एक सड़क बन रही थी, उस सड़क में को बनाने वाले लोगों को सुरक्षा दे रहे थे जब एकाएक गोली लगने की वजह से मर गए। वैन होगा, पहले में निंदा कही तो कंडेम किया, दूसरे में जो बेगुनाह है उसे इनोसेंट बोलेंगे, तीसरे में नीड फॉर होता है, चौथे में जो चीज समाज में व्याप्त है और नकारात्मक है वो रैम्पेंट बोली जाती है। क्या बोली जाती है? रैम्पेंट। और ये ऐसा हो रहा था जब ये घटना घटी। आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है आपको जरूर ये पैराग्राफ अच्छा लगा होगा। अब देखिए, साइंटिस्ट हैव डिजाइंड, ये एक और पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ है। साइंटिस्ट हैव डिजाइंड अ न्यू सोलर सेल, साइंटिस्ट ने एक नई सोलर सेल बनाई है जो डायरेक्ट सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है with 44.5% एफिशिएंसी। साइंटिस्ट ने एक नए सोलर सेल को डिजाइन किया है। साइंटिस्ट हैव डिजाइन्ड अ न्यू सोलर सेल जो क्या करता है? सनलाइट को सीधे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। कैप्साइज ना हो का पलट जाना।
कैप्साइज का मतलब क्या है? नाव पलट जाना। और फिर आगे देखिए, ट्रांसमिट, कैप्साइज, ट्रांसमिट, कन्वर्ट। ट्रांसमिट मतलब यहाँ से जहाँ ट्रांसफर करना, बीमारी को इधर से उधर भेजना, ट्रांसमिट करना। और यहाँ तो ये लिखा हुआ ना कि सोलर सेल जो है वो जैसे ही सनलाइट पड़ती है उसे वो तुरंत इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। तो जब कन्वर्ट कर देती है तो कन्वर्ट लगाओ। कैप्चर तो कब्जा कर लेने के लिए हो जाएगा। ट्रांसमिट का मतलब है सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। यहाँ पर ट्रांसमिट नहीं करना, कहीं भेजना नहीं, बल्कि इस सोलर सेल के माध्यम से जो सीधे सनलाइट आपको मिलती है उसे इलेक्ट्रिसिटी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। and may potentially be the most efficient solar cell in the world. ठीक, the prototype मतलब अब इसमें एफिशिएंसी कही जाती है सर, और क्या एफिशिएंसी क्या है, कितने बेहतर तरीके से काम को किया गया है। So with 44.5% efficiency and many potentially be the most efficient, ये देखिए लिखा नहीं, सोलर सेल इन द वर्ल्ड, प्रभावी, कारगर है, उसी की वो एफिशिएंट है तो उसके काम करने में एफिशिएंसी है। द प्रोटोटाइप डिवाइस, एक डिवाइस को बनाई गई केपेबल ऑफ, केपेबल के साथ ऑफ लगता है, उस ऑफ के बाद जीरो लगता है, केपेबल ऑफ। nearly all the energy in its capable of capturing ऑप्शन नंबर 3 में आपको मेरे हिसाब से कैप्चरिंग करना चाहिए। क्यों? ये लिखा है जो प्रोटोटाइप डिवाइस है is capable of capturing nearly all of the energy in its solar spectrum, मतलब जो प्लेट है उसमें सारी एनर्जी जो सूरज से आती है वो उसे कैप्चर कर सकती है। ठीक है ना। होड तो छिपाने को कहा जाएगा, जैसे होर्डर्स होते हैं, जो ब्लैक मनी होर्डर्स होते हैं, या जैसे कि पता चला कि एकदम से अरहर की दाल जो है महंगी हो गई। क्यों महंगी हो गई? प्रोडक्शन तो अच्छा हुआ था। फिर क्यों महंगी हो गई? इसलिए महंगी हो गई क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने अपने गोडाउन्स में बहुत सारी दाल को होर्ड कर लिया, चुरा लेना जिसको कहते हैं। कैप्टिवेट का मतलब होता है जेल में डाल देना, कैप्टिवेट करना, जेल में डालना। तो कैप्चर कर लेता है, कब्जा कर लेगा उसको, है ना, सारी एनर्जी को ऐसे से होल्ड कर लेगा। रिसर्चर्स ने कहा जो अप्रोच है रिसर्चर्स की वो क्या है, इज डिफरेंट फ्रॉम द सोलर पैनल्स वन माइट कॉमनली सी, जो सोलर पैनल्स लोग नॉर्मली देखते हैं उससे अलग है। ये कहाँ देखते हैं? फील्ड्स पर देखते हैं, मैदानों पर, या फिर रूफ टॉप्स पर देखते हैं। सर रूफ टॉप्स यही तो है ना सर, ये घर की छत हो गई, छत के ऊपर भी एक कई बार कमरा बना होता है, ये रूफ टॉप कहा जाएगा। तो ये सरफेस है ना, तो सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज है तो ऑन ही तो लगाओगे। जैसे मैदानों के लिए भी देखिए ऑन लगाया गया। द न्यू, ये जो नई, क्या है ये नई एनर्जी है, सोलर एनर्जी तो वही है सोलर एनर्जी। नई नया सिस्टम हो सकता है, डिवाइस, टेक्नोलॉजी, the new uses concentrator photovoltaic panels which employ lenses to concentrate sunlight onto teeny micro scale solar cells। सर मेरे हिसाब से तो न्यू सोलर सेल डिजाइन किया है उन्होंने, तो ये डिवाइस है, एक सोलर सेल उन्होंने डिजाइन किया है ये। हाँ, तो ये एक सेल टाइप से है, तो वो डिवाइस माना जाएगा, द न्यू डिवाइस, या फिर आप टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं।
बेसिकली ये एक प्रकार से, हाँ ये देखिए ना, द प्रोटोटाइप डिवाइस लिखा हुआ है। बेहतर है कि आपसे डिवाइस को ही बोलिए। ठीक, ये जो नई डिवाइस है इसमें ये काम किया जाता है। तो पहले में तो जो ऊर्जा है वो सब कैप्चर की जाती है। ठीक, नहीं माफ करिए, कैप्चर नहीं किया, कन्वर्ट की जाती है सारी की सारी ऊर्जा इनटू इलेक्ट्रिसिटी इतने परसेंट एफिशिएंसी के साथ। फिर तीसरे में फिर वो कैप्चर करता है, फिर ऑन लगेगा, फिर डिवाइस लगेगा। ये जो लास्ट ऑप्शन है इसको लेकर के पूरी गारंटी में नहीं दे सकता कि डिवाइस ही होगा, टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, लेकिन बेहतर है कि जैसा क्लोज टेस्ट है उस हिसाब से डिवाइस को ही लगाया जाए। लास्ट सेगमेंट है पैराजम्बल्स का, ये उसको करते हैं। पैराजम्बल 1, रूबिक्स क्यूब वाज द मोस्ट पॉपुलर पजल इन 1980s। रूबिक्स क्यूब जो है 1980s में सबसे ज्यादा पॉपुलर पजल हुआ करती थी, ये लिखा हुआ है। ठीक, अब रूबिक्स क्यूब की बात की जा रही है, तो ये पॉपुलर पजल हुआ करती थी। इसको इन्वेंट किया गया था एक आर्किटेक्ट के द्वारा। इसे इन्वेंट किया गया था एक आर्किटेक्ट के द्वारा। आर से शुरू करिए, बन जाएगा बस। और उस आर्किटेक्ट का नाम क्या था? एमओ रूबिक नाम था। आर और पी का कॉम्बिनेशन हो गया, है ना, आर और पी का कॉम्बिनेशन हो गया। और उसके बाद एस, जो पहला क्यूब था वो वुड का, लकड़ी का बनाया गया था। 1977 में उन्होंने प्लास्टिक वर्जन को बनाया, बस बन गया। आरपीएस की ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप सभी को। नंबर 2 को देखिए, पैराजम्बल नंबर 2, कारपेंट्री इज अ वेरी स्ट्रेनुअस प्रोफेशन। स्ट्रेनुअस जिसमें बहुत सारा हार्ड लेबर चाहिए, जिसमें फिजिकल लेबर बहुत ज्यादा हो, समझ रहे हैं ना? हाँ, जिसमें फिजिकल लेबर बहुत ज्यादा हो उसको कहा जाता है, उसके लिए आता है। पढ़िए, क्यू से नहीं शुरू करेंगे, ऑप्शन देख लीजिए। 2 एस से हैं, एस को पढ़िए। कारपेंटर्स हैव टू वर्क विद शार्प टूल्स। हाँ, कारपेंटर्स को बहुत ही पैने टूल्स से जो है काम करना पड़ता है। ठीक, बहुत ही शार्प टूल्स का इस्तेमाल करके जो है काम करना पड़ता है। तो एस से शुरू करिए। बिकॉज ऑफ सच टूल्स कह सकते हैं, ये आ सकता है। दे पुट देमसेल्व्स एट रिस्क ऑफ इंजरी। हाँ, ऐसे टूल्स के चलते वो अक्सर जो है अपने आप को रिस्क में डालते हैं। एट रिस्क एक फ्रेज होती है, याद रख लीजिएगा। यहाँ तो पूरा लिखा है एट रिस्क ऑफ इंजरी, कभी कभी केवल एट रिस्क मिल सकता है, तो उसका भी ध्यान रखा जाए कि एट रिस्क एक फ्रेज होती है। फिर आप एस के बाद पी लगा रहे हैं। समटाइम्स देयर वर्क demands climbing on high rise buildings. In such areas it is all too easy to fall or slip. पेयर है ना R और Q का, और पेयर है S और P का, बस ऐसे लगा दीजिए, हो तो गया। इसलिए उनकी लाइफ जो है बहुत सारे चैलेंजेस से भरी हुई होती, ये कहा जा रहा है। तो क्या बना? SPRQ, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नंबर 3 पे आइए। स्नेक्स आर द मोस्ट अफियर्ड ऑफ ऑल रेप्टाइल्स। यही स्नेक की लिए आफत है। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं स्नेक, उनमें सबसे ज्यादा जिससे लोग डरते हैं वो रेप्टाइल है। हाँ, वास्तव में ये सच्चाई नहीं है कि सबसे ज्यादा जो है जहरीला या सबसे खतरनाक खूंखार होता है वो, नहीं। सच्चाई ये है कि लोग सबसे ज्यादा डरते हैं स्नेक से, सबसे ज्यादा डरते हैं। समझ रहे हैं ना? आर और क्यू का पेयर है, ये भी याद रखिएगा। कैसे? स्नेक इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ फियर एंड हार्म, इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू मैन। नॉट ओनली और ऑल्सो का कॉम्बिनेशन नहीं पता, उस आधार पर। मेनी पीपल आर किल्ड बाय स्नेक्स इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सुपरस्टिशन एंड इग्नोरेंस प्रिवेंट्स प्रॉपर ट्रीटमेंट। सर मेरे हिसाब से एसपी को शुरू में लाइए, हाँ यही करिए, और फिर आर क्यू कर दीजिए। आर क्यू में ये आखिर में इसलिए लगाइए ना
कि स्नेक बेनिफिशियल भी होता है। कैसे बेनिफिशियल होता है? 6 को पढ़िए, बेनिफिशियल कैसे होता है। 6 में लिखा है ना कि इसके पॉइजन से बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं। तो जब इसके पॉइजन से बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं तो ये बेनिफिशियल हुआ ना, बस बन जाएगा। बहुत सारे लोग मार दिए जाते हैं, मर जाते हैं स्नेक बाइट से हिंदुस्तान में और दुनिया भर में। इसलिए मर जाते हैं क्योंकि सुपरस्टिशन और इग्नोरेंस की वजह से लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। तो हो जाएगा SPR। क्या हो जाएगा सर? SP। आगे बढ़िए, उसको पढ़िए। अ बॉय फेल इनटू बैड कंपनी ऑफ विलेज बॉयज। एक लड़का गांव के गंदे लोगों की संगति में पड़ जाता है। फॉल इनटू मतलब गिर जाना, जैसे कोई कुएं में गिर गया, या कुएं में कोई नहीं गिर गया, एक गलत संगति में गिर गया, तो उस गलत संगति में पड़ गया एक तरीके से, ये कहा जाएगा, है ना, गलत संगति में पड़ गया, ये कहा जाएगा। आर से शुरू करिए सर, आर से। His father was much worried about his son's bad company. हाँ, उसके पिताजी उसके बेटे के गलत संगति में पड़ने की वजह से बड़ा परेशान थे। आर से शुरू कर दीजिए, आर के बाद पी लगा दीजिए। वो चाहते थे टू वीन हिज सन फ्रॉम बैड कंपनी, कि वो अपने बच्चे को उस बैड कंपनी से बाहर निकालना है। उसके लिए उन्होंने क्या किया होगा? अपने बेटे को पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने उसे कुछ अच्छे बनानास दिए होंगे विद रॉटन वन, कुछ अच्छे बनानास दिए और उसमें एक सड़ा या खराब बनाना भी डाल दिया या मिला दिया एक तरीके से। कुछ दिनों के बाद सारे बनानास जो थे वो स्पॉइल हो गए, है ना, जो अच्छे थे वो भी, सिर्फ एक के खराब होने की वजह से सारे बनानास जो थे वो स्पॉइल कर गए। तो बच्चे ने ये बात समझी कि उसके पिताजी उसे क्या सिखाना चाह रहे थे कि एक गलत व्यक्ति 100 अच्छे लोगों को बिगाड़ सकता है, और फिर तुम्हारे साथ तो सभी गंदे लोग हैं, फिर तुम कितना ज्यादा बिगड़ोगे, इमेजिन करके देखो। RPSQ। लास्ट पैराजम्बल पर आ जाइए, लास्ट पैराजम्बल है उसको देखिए। For thousands of years, men had to depend on sails to catch the wind and move their ships. Sails का मतलब यहाँ पर जहाजों पर जो पर्दे लगे होते हैं उनसे हो सकता है। उन्हीं पर्दों का इस्तेमाल करता था आदमी जो है, किसके लिए? किसके लिए? कि ये हवा चलेगी तो उसमें भरेगी और उससे जो नाव है वो आगे मूव कर सके लंबे समय तक। इंसान को इसी प्रकार से इन्हीं सेल्स पे डिपेंड करना पड़ा। बड़े बड़े जहाजों में आपने देखा होगा पहले के समय पे बड़े बड़े पर्दे बंधे होते थे, उन्हीं को सेल्स कहेंगे। उन्हीं में हवा भरेगी, उसी से फिर नाव चलेगी, ये लिखा। आगे बढ़िए, पी से शुरू ना करिएगा। हो सकता है सर, मुझे लगा क्यों लिखा हुआ है वहां पर ये जो सेलिंग शिप्स होती थी इनके कुछ डिसएडवांटेजेस होते थे, बिल्कुल होते होंगे। अब पी के बाद क्यों मत लगाइएगा, एंड न लगाइएगा, एस लगाइएगा, पी एस है कहीं पे, बस यही आंसर होगा। डिसएडवांटेज क्या थे? वो लो एंड क्लमसी थे, मतलब नाव जो होती बहुत नीची बनी हुई होती थी और बहुत ऊट पटांग बेढंगी सी बनी हुआ करती थी, और बहुत सारा कार्गो उनसे जा नहीं सकता था, सामान बहुत सारी मात्रा में उनसे जा नहीं सकता था, ये था। PS आ गया। और अगर ट्रिप ज्यादा लंबी हो जाए तो कार्गो जो है खराब हो जाता था। भाई ट्रिप लंबी हो ही सकती है जब हवा नहीं चलेगी अगर, तो जो सफर आप 15 दिन में तय कर सकते हैं वो 45 दिन लग जाएगा आपको तय करने में। तो वस्तु में यानी कार्गो खराब हो सकता था। और सबसे खराब बात तो ये कि एक बहुत बड़ा खतरा था, सिर्फ हवा का ही सहारा लेने का एक बहुत बड़ा खतरा भी था एक प्रकार से। हाँ, कैसे? एक शांत जो समुंदर है उससे क्या हो सकता था? जो सेलर्स हैं बहुत लंबे समय तक एक जगह पर फंसे रह सकते थे, पानी वानी भी ना हो पीने के लिए,
और अगर बहुत सारा तूफान हो तो उससे क्या हो सकता था कि पर्दे ही फट जाएंगे और फिर उससे जो है वो बेकार हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे एक तरीके से। तो इस तरीके से बनेगा PSQR और फिर नंबर 6। इस तरीके से ये सेशन ओवर होता है। मुझे उम्मीद है आप सबने ज़रूर एंजॉय किया होगा। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक देते रहा करिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।